नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 31 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले विधायी विशेषाधिकार को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जमा बीमा कानून को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। हिमालय को समझना, इस आधार पर एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो 12वें दौर की वार्ता होने वाली है उससे रिलेटेड न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। यौन हिंसा और समाचार मीडिया, इस आधार पर एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के द्वारा काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान रिलीज किया गया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है लॉ एंड लॉ मेकर्स। और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के यानी कि 28 जुलाई के एक फैसले का जिक्र किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को केरल विधानसभा में 2015 के हंगामे में शामिल एलडीएफ के 6 विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। और इसी को आधार बनाकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि आखिर ये विधानमंडल के सदस्यों को जो शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं वो क्या हैं। यहाँ पर उल्लेख किया गया है आर्टिकल 194 का। और यह आर्टिकल 194 विधानमंडलों के सदस्यों और समिति के शक्तियों और विशेषाधिकार से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद 194 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी भी समिति में कही गई बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और इसे ही हम बोलते हैं सदस्यों का शक्ति और विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार विधायकों को प्राप्त अधिकार और उनको जो उन्मुक्ति है यानी कि स्वतंत्रता है उसे संदर्भित करता है, जिसमें यह कहा गया है कि सही कानूनों को बनाने के लिए विधायकों को बोलने की आजादी और अपने मर्जी से निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए। और उनके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, उनके लिए उन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हमारे संविधान में विधायकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो मामला है उसमें इन विधायकों ने, यानी कि यहाँ पर जो 6 विधायकों की बात हो रही है, उनके द्वारा विधानसभा के अंदर तोड़फोड़ की गई, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और इसी के आधार पर इन 6 विधायकों पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन अभी जो है केरल की सरकार ने इन सभी 6 विधायकों पर मामला वापस लेने के लिए अर्जी रखी थी। यहां पर आइए समझ लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब केरल की सरकार ने इन 6 विधायकों पर मामला वापस लेने का अनुरोध किया तो यहां पर वहां की निचली अदालत के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। यानी कि निचली अदालत ने इन 6 विधायकों पर मामला वापस लेने से इनकार कर दिया गया था। जब सरकार निचली अदालत से उच्च न्यायालय में गई तो उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। और उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों के लिए उपलब्ध विधायी विशेषाधिकार आपराधिक कानून से उन्मुक्ति तक नहीं बढ़ाए जा सकते। यानी कि आपको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप आपराधिक कानून से भी बच सकते हैं। यानी कि अगर आप सदन के अंदर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, विधायकों के साथ मारपीट करते हैं, तो यहां पर जो कानून है वो अपना काम करेगा और आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से एक आम आदमी को ट्रीट किया जाता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 विधायकों पर मामला वापस लेने का जो अनुरोध किया गया था सरकार के द्वारा वहां की, उसे खारिज कर दिया गया। अब ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2 बातें कही हैं।
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि विधायकों के पास विशेषाधिकार हैं, यानी कि सदन के अंदर एक अच्छे कानून को बनाने के लिए उनके पास बोलने की स्वतंत्रता है। वो कोई भी बयान दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि अपनी बात रखने के लिए किसी भी विधायक को मारपीट करने की जरूरत है। यानी कि उनके द्वारा अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, सदन के अंदर मारपीट किया जाएगा, तो यहां पर उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। और कानून जो है वो सबके लिए बराबर है इस मामले में। जिस तरीके से एक आम नागरिक पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया जाता है, उसी तरीके से विधायकों के द्वारा अगर सदन के अंदर ऐसे कृत्य किए जाते हैं तो उन पर भी इस तरह के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इस सुनवाई के दौरान राज्य के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है इस मामले में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1998 में फैसला सुनाया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विधायक की कार्रवाई को एक विरोध का रूप माना था और कहा था कि ये जो विरोध है वो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और इस प्रकार से उस विधायक के द्वारा जो काम किया गया है उसे अनुच्छेद 194(2) के द्वारा कवर किया गया है। लेकिन इस मामले में जब ये बात राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को असंतोषजनक माना और उन्होंने कहा कि विरोध करना अलग है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक अलग मामला है। इस एडिटोरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है सबसे अंतिम में, जिसमें यह कहा गया है कि विधायकों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनके द्वारा स्वतंत्र भाषण के जो अधिकार दिए गए हैं, वो एक अच्छे कानून के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन न्यायालय के इस निष्कर्ष से असहमत होना भी बहुत ही मुश्किल है कि सदन के भीतर सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का एक कथित कार्य उनके विधायी कार्यों के लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर आपको विरोध करना है तो आप विरोध कीजिए, आप मौखिक विरोध कीजिए, आप अपनी बातों को रखिए, आप सदन में नारे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके द्वारा अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक अच्छे कानून को बनाने के लिए ये आवश्यक कार्य था। और अगर ऐसा किया जाएगा तो कानून अपना काम करेगा और उन विधायकों पर जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर उठाने का प्रयास किया गया है इस एडिटोरियल में, जहां पर सबसे अंतिम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया। आइए एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है पैच वर्क प्रोग्रेस, और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जमा बीमा को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें लिखी गई हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस एडिटोरियल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो लक्ष्मी विलास बैंक हो या फिर पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक हो, इन सभी के जमाकर्ताओं के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने पैसे ही खुद निकाल नहीं पा रहे हैं। यानी कि इन बैंकों पर रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ रोक लगाई गई थी और इसके कारण यहां पर जो जमाकर्ता हैं उन्हें अपने फंड तक तत्काल पहुंच प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इसी के कारण सभी का ध्यान, यहाँ तक कि सरकार का ध्यान भी जमा बीमा के विषय पर गया था। और इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने कहा कि आरबीआई के द्वारा अगर किसी भी बैंक को मोराटोरियम यानी कि स्थगन के तहत लाया जाएगा, यानी कि उस पर कोई रोक लगाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उनके जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। और इसको लेकर के जो कानून में बदलाव हैं उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और सरकार जो है इसी मॉनसून सेशन में इस बिल को लेकर के आने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा और इसी के आधार पर इस एडिटोरियल में इसकी चर्चा की गई है कि इसके क्या मायने हैं और इससे किस तरीके से जमाकर्ताओं को फायदा हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि इससे पहले खाता धारकों को अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक के परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसका इंतजार करना पड़ता था जो कि वर्षों तक चलती थी और जिसके कारण जो डिफॉल्ट बैंक हैं
उनके खाता धारकों को अपनी ही राशि निकालने में बहुत मुश्किल होती थी, उन्हें वो पैसा वर्षों तक नहीं मिलता था। इस एडिटोरियल में जिक्र किया गया है जमा बीमा का। तो यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिर ये जमा बीमा क्या है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत के किसी बैंक के विफल होने पर उसके खाता धारकों के पास बीमा कवर के रूप में प्रति खाता धारक अधिकतम 5 लाख रुपए का दावा किया जा सकता था। और ये 5 लाख रुपए DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो, चाहे वो निजी बैंक हो, चाहे वो RRB हो या फिर कोऑपरेटिव या फिर फॉरेन बैंक हो, उन सभी को अपने बैंक में जमा सभी राशियों का बीमा कराना पड़ता है और वो बीमा DICGC से कराना पड़ता है। हमें इस बात का पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो बैंकों के द्वारा दिया जाता है DICGC को, इसीलिए बहुत सारे जो खाता धारक हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके पैसे का बीमा कराया गया है और इसके लिए जो प्रीमियम है वो खुद बैंक यहाँ पर DICGC को जमा करती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल सरकार ने बीमा की जो राशि थी वह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दी थी और इसके पहले DICGC ने 1 मई 1993 को जमा बीमा कवर में संशोधन किया था और इसे उस समय जो 30,000 ये बीमा होता था उसे बढ़ाकर के 1 लाख किया था। यानी कि 1980 में यहाँ पर जो कवर था वो सिर्फ 30,000 रुपए का था, जिसे कि 1993 में 1 लाख रुपए किया गया और अब जाकर के इसे बढ़ाकर के क्या कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में एक डेटा दिया गया और कहा गया है कि RBI के आंकड़ों के अनुसार लगभग 76.21 लाख करोड़ या लगभग कहे तो 51% जमा अभी बीमा के अंदर आता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन खातों में जो है 98.3% ऐसे खाते हैं जिनमें जो जमा राशि है वो 5 लाख या उससे कम है और इसीलिए ये 98.3% जो खाते हैं वो पूरी तरीके से बीमाकृत है। तो ये एक डेटा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। इस एडिटोरियल में ये बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो नए बदलाव हैं वे खाता धारकों के लिए फायदेमंद होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पहले अगर कोई बैंक खराब स्थिति से गुजरता था तो उसके जो जमा करता थे उन्हें लगभग 8 से 10 सालों का इंतजार करना पड़ता था। यानी कि जब तक बैंक का पूरी तरीके से परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन नहीं हो जाता तब तक वहां के जमाकर्ताओं को पैसे नहीं मिल पाते थे। अब जब ये कानून परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर बीमा की राशि मिल जाएगी। यानी कि संकटग्रस्त बैंकों का अंतिम परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन का प्रतीक्षा किए बिना 90 दिनों के भीतर जो है वहां के जमाकर्ताओं को ये जो 5 लाख की राशि है वो दे दी जाएगी और इससे जो है इन संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है इस एडिटोरियल में। यहाँ पर सबसे अंतिम में ये कहा गया है कि जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो तो ठीक हैं, इससे फायदा होगा वैसे बैंक के जमाकर्ताओं को जिनके बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है वो भरोसे पर चलती है। अगर लोगों का भरोसा बैंकों से उठ गया तो वे बैंकों में अपना पैसा रखने नहीं जाएंगे। और यहाँ पर यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए बैंकों में जिसमें लोगों को लगे कि उनका पैसा सुरक्षित है और लोग यहाँ पर अपने घरों का पैसा जो है बिना सोचे कि उनका पैसा डूब जाएगा बैंकों में ले जाकर के जमा करें। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का जिक्र किया गया, समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर ये जमा बीमा क्या है, जो ये नियम बदले जाएंगे उससे क्या फायदा होने वाला है लोगों को। और दूसरा यहाँ पर एक राय भी दे दी गई सबसे अंतिम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहले लोगों का भरोसा जीतने के ऊपर काम करना चाहिए। ये जो बैंकों में जिस तरीके से परेशानियां बढ़ी हैं लोगों की और लोगों का विश्वास बैंकों से उठा है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा नहीं है। आइए एक और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज के समाचार पत्र के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है विजुअलाइजिंग द हिमालय विथ अदर कोऑर्डिनेट्स और ये टॉपिक जीएस पेपर 1 जियोग्राफी, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं
और अगर हम इस एडिटोरियल को ध्यान से पढ़ें तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिमालय जो है वो बहुत देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, भूटान और नेपाल जैसे देश भी हिमालय को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह कहा गया है कि हिमालय को केवल भू राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के चश्मे से देखना हमें छोड़ना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम हिमालय के बारे में अन्य जो बातें हैं उसकी उपेक्षा करते हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पर बातें कही गई हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हिमालय जो है वो बहुत देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान और चीन का जिक्र किया गया है। और ये सभी देश जो है हिमालय को अपने अपने देश के आधार पर ट्रीट करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर एक टॉपिक है एक राष्ट्रीय हिमालय, यानी कि ये सारे के सारे देश जो है इस भूभाग को अपने देश के चश्मे से देखते हैं। हर देश हिमालय को लेकर के स्टडी करता है, लेकिन सिर्फ अपने अपने इलाके की स्टडी करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए हमारा जो हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन है उसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको पैसा दिया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उस हिमालय का पार्ट के ऊपर है जो कि हमारे हिस्से में आता है। उसी तरीके से चीन के द्वारा, नेपाल के द्वारा, भूटान के द्वारा भी हिमालय को लेकर के बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, लेकिन सभी जो है हिमालय के उस भाग का स्टडी करते हैं जो उनके देश में पड़ता है। और इसको लेकर यह कहा गया है कि अगर हमें हिमालय की इकोलॉजी को, उसके पर्यावरण को बचाना है तो इन सभी देशों को मिल करके प्रयास करने होंगे। यानी कि ये जो देश हैं वो मिल करके इस पर स्टडी करें, इसको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी हिमालय हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण का ह्रास किया है उसका असर जो है अब हिमालय के ऊपर दिखने लगा है। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वही हाल यहाँ पर नेपाल के साइड में भी है, चीन के साइड में भी है, जहाँ पर अनेकों बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सीमाएं और उनके अंतर। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन देशों को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक सीमाएं और सांस्कृतिक सीमाएं एक जैसी नहीं होती हैं। भले ही इन देशों की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग हैं, जो कि राजनीतिक सीमाएं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक सीमाएं हैं वो बहुत ही वृहद हैं, वो बहुत ही फैली हुई हैं। आप सभी को पता है कि चीन के बहुत सारे लोग जो है भारत का दौरा करते थे पुराने जमाने में। नेपाल से हमारे बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध हैं, भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध हैं। और इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हिमालय की गोद में बसे हुए देश हैं या फिर हिमालय से लगते हुए जो देश हैं उनके बीच में सांस्कृतिक संबंध बहुत ही पुराने हैं और इसी को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम इन देशों की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में इस रीजन को लेकर के कितना झगड़ा चल रहा है। वही हाल नेपाल का भी है। नेपाल भी बहुत सारे जो रीजन है उन पर अपना दावा करता है। भूटान और चीन के बीच में भी इस तरीके से लेकर के झगड़ा चल रहा है। यानी कि हम जो हैं अपनी राजनीतिक सीमाओं को लेकर के एक दूसरे से अलग अलग जरूर हैं, सभी का जो मंतव्य है वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक सीमाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुई हैं। एक दूसरे देश के लोग सदियों से एक दूसरे के देश में जाते रहे हैं, और अगर हम इसको आधार बना करके हिमालय को देखें तो ये हिमालय के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर हिमालय को समझना होगा। और इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि हिमालय को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। कहने का आशय यह है कि इसे अलग अलग भागों में ना देख करके समग्र रूप से लेने की जरूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि हिमालय में जो ह्रास हो रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसे हम रोकें, तो इसके लिए इन देशों को पर्यावरण के ऊपर मिलकर के काम करना होगा। लोगों के बीच में जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उसको बढ़ावा देना होगा। और यहाँ पर व्यापार को अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए भी ये रास्ते बहुत ही जरूरी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट बातों की बात करें तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि जिस तरीके से हिमालय को अलग अलग देशों के द्वारा अपना बताया जाता है, अपने अपने तरीके से उसे समझने का प्रयास किया जाता है, इससे हिमालय को नुकसान हो रहा है। और ये जो देश हैं
जो हिमालय से सटे हुए हैं उन्हें जो है एक साथ आने की जरूरत है, तभी जाकर के जो हिमालय के क्षेत्र में पर्यावरण का ह्रास हुआ है हम उसे रोक सकते हैं। इसके कारण इन देशों के बीच में सांस्कृतिक रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, जिसका असर इन सभी देशों पर अच्छा पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उन्हीं पर फोकस करके इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। आइए अब कुछ न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इंडिया एंड चाइना टू होल्ड 12 राउंड ऑफ टॉक टुडे। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध बना हुआ है और इसको देखते हुए इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों के बीच में वार्ताएं हो रही हैं और इसी का 12वां दौर जो है अभी होने वाला है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जो पिछली बैठक हुई थी फरवरी में, उसमें पैंगोंग सो लेक के दोनों साइड में यानी कि दोनों किनारों में डिसएंगेजमेंट को लेकर के बातें हुई थी और उसे अब यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। और यहाँ पर जो 12वां राउंड होने वाला है बातचीत का, उसमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेकर के बातें होंगी और यहाँ पर जो गतिरोध है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर टेंशन चल रहा है, लेकिन ये जो 12वें दौर की जो राउंड है उसमें कहा गया है कि जो फोकस है वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A में होने वाला है और उसके बाद अगर यहाँ पर बात बन जाती है तो फिर डेमचौक और डेप्सांग प्लेन के ऊपर भी आगे चल करके बातें होंगी। तो इस न्यूज़ को आपको देखने की जरूरत है, यहाँ पर आपको इसे फॉलो करना होगा बहुत दिनों तक, क्योंकि यहाँ पर जो बातचीत है वो बहुत ही लंबी चलने वाली है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, नोट करते रहना है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है स्टडी कॉल फॉर सेंसिटिव रिपोर्टिंग ऑन रेप केसेस। और ये टॉपिक जीएस पेपर 1 सोशल इशू और जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट का चर्चा किया गया है जिसका नाम है यौन हिंसा और समाचार मीडिया, भारत में पत्रकारों के लिए मुद्दे, चुनौतियां और दिशा निर्देश। ये जो अध्ययन है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर यौन हिंसा के समाचार रिपोर्टिंग के लिए एक चार्टर होना चाहिए। जिस तरीके से समाचार चैनलों के द्वारा यौन हिंसा की रिपोर्टिंग की जाती है वो बहुत ही गलत है और इसको लेकर के एक स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। इस अध्ययन में कहा गया है कि हमारे देश में जो सभी न्यूज रूम है उसमें यौन हिंसा को लेकर के जो दिशा निर्देश है उसका स्पष्ट अभाव है। और यहाँ पर एक डेटा दिया गया और कहा गया है कि केवल 13% ऐसे उत्तरदाता थे, यानी कि जिन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बताया है कि उनके पास कोई लिखित दिशा निर्देश है जिसके तहत वो यौन हिंसा के समाचार रिपोर्टिंग करें। और यहाँ पर जो 14% रिस्पॉन्डेंट थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके पास कोई दिशा निर्देश है ही नहीं। यहाँ पर इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 55% महिला पत्रकारों ने कहा कि उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना किया है या फिर इस तरह का यौन उत्पीड़न होते हुए देखा है। यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से समाचार चैनलों के द्वारा यौन हिंसा की समाचार रिपोर्टिंग होती है उसमें दिशा निर्देशों की कमी है और इसको देखते हुए दिशा निर्देश स्पष्ट करने चाहिए और इसको लेकर के काम करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि यौन हिंसा के शिकार हुए लोगों का जो रिपोर्टिंग है उसमें बहुत ही सेंसिटिव होने की जरूरत है। यहाँ पर पत्रकारों की एक गलती से उनके जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और इसी को देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि इन न्यूज एजेंसियों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पे एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ब्रिक्स प्लान टू काउंटर टेरर फाइनलाइज्ड। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रिक्स देशों के काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक 28 और 29 जुलाई को हुई है और यहाँ पर इन देशों के द्वारा काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया गया है, जहाँ पर ये देश एक दूसरे के देश में अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे।
एक दूसरे देशों के बीच में यहाँ पर समन्वय बनाया जाएगा, जो न्यूज़ है उसका आदान प्रदान किया जाएगा और ये देश एक दूसरे देश में आतंकवाद से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और इस बैठक में जो है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खतरे पर भी आकलन किया गया और विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, जो कि दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी में भी गिने जाते हैं। और यहाँ पर अब देखना होगा कि यहाँ पर जो काउंटर टेररिज्म को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं उसका किस हद तक कौन सा देश पालन करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब आज के न्यूज़ पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय को केवल भू राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के चश्मे से देखने पर इसके अन्य महत्वपूर्ण ढांचे की उपेक्षा होती है, इस पर चर्चा करें। तो हमने हिमालय को लेकर के चर्चा की और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चीन हो, नेपाल हो या फिर भूटान, इन सभी की अपनी अपनी चिंताएं हैं सुरक्षा को लेकर के और ये सभी देश हिमालय को अपने अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने अपने तरीके से देखते हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध किया गया था। उस एडिटोरियल में वो कहा गया था कि अगर हम हिमालय का अच्छाई चाहते हैं, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट का ह्रास हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, तो इन सभी देशों को मिलकर के काम करना होगा और उसकी जो अन्य उपयोगिता है, जिस तरीके से हिमालय के कारण इन देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध हैं उसे उजागर करने की आवश्यकता है, उसका उस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है। तो आप इन सभी बातों को यहाँ पर उल्लेख करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम में प्रस्तावित हाल के परिवर्तनों का परीक्षण करें। तो इस पर भी हमने चर्चा की है और आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं इस अधिनियम में उसका क्या असर जमाकर्ताओं पर पड़ेगा, जिस पर हमने वहां पर खुल करके चर्चा की है। तो जो मेरी द्वारा बातें कही गई हैं और जो एडिटोरियल में बातें कही गई हैं उन सभी का आप जिक्र करें और अपनी बात को यहाँ पर रखने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर हमने चर्चाएं की हैं, तो आप इन सभी न्यूज़ को पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।